हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी, पीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी की सेकंड मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में भी हम लोग 120 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पार्ट ए में इंग्लिश दिया गया है, पहले उसे हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पार्ट बी को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए यहाँ पर दिया गया है डायरेक्शन 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें बताया गया है कि ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड या फिर वर्ड्स फॉलोड बाय 4 वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स। तो आपको नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है उन शब्दों का जो कि यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है सेंटेंस में। तो यहाँ पर दिया गया फर्स्ट पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए ट्रूली रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज राइप पर्सन। तो आपको राइप का बताना है कि नियरेस्ट इन मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं सीनियर, मैच्योर, परफेक्ट, सीजन्ड। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा राइप का नियरेस्ट इन मीनिंग। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी मैच्योर। अगला प्रश्न देखते हैं सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर यहाँ पर दिया गया है कि द सोल्जर्स रिपल्स द एनिमी। आपको रिपल्स्ड का यहाँ पर बताना है नियरेस्ट इन मीनिंग क्या होगा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा रिपल्स्ड का नियरेस्ट इन मीनिंग। ऑप्शन दिए गए हैं डिफीटेड, डिस्ट्रॉयड, रिजेक्टेड, रिपेल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी रिपेल्ड, जो कि नियरेस्ट इन मीनिंग होगा रिपल्स्ड का। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया कि सी डेफ्टली मास्क्ड हर फीलिंग। आपको यहाँ पर मास्क्ड का नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मास्क्ड का नियरेस्ट इन मीनिंग। ऑप्शन दिए गए हैं हाइड, फ्लॉन्टेड, ऑब्लिक, ऑब्सक्योर्ड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मास्क्ड का जो नियरेस्ट इन मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी हाइड। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर यहाँ पर दिया गया कि वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस। यहाँ पर बताया गया वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस और वेंडर्स का आपका नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। पहला दिया गया वन हु ड्राइव्स अ कार, वन हु वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, वन हु इज एम्प्लॉयड इन फूड सर्विंग, वन इंगेज्ड इन सेलिंग। तो बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी वेंडर्स का नियरेस्ट इन मीनिंग हो जाएगा वन इंगेज्ड इन सेलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा नंबर। अब पांचवा नंबर में यहाँ पर दिया गया डायरेक्शन में 5 से लेकर 8 तक कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज ए ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन आफ्टर द सेंटेंस। सिलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसीडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। यानी आपको कुल मिलाकर के खाली स्थान भरना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पांचवा नंबर। इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग मास ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम वी कैन नॉट, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस हिम ऑफ द क्राइम। तो बताना है इस ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन दिया गया है पनिश, एब्जॉल्व, रिलीज, इग्नोर। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्जॉल्व। वी कैन नॉट एब्जॉल्व हिम ऑफ द क्राइम। अगला प्रश्न देखते हैं छठा नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर छठा नंबर दिया गया है आई होप दैट द रेन विल ब्लैंक स्पेस फॉर आवर पिकनिक टुमारो। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा ये आप लोगों को बताने हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है कीप ऑफ, पुट ऑफ, सेट बैक, स्टे आउट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कीप ऑफ। इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आफ्टर द मैराथन सम ऑफ द कम्पिटिटर्स फेल्ट कम्प्लीटली ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, क्या भरा जाएगा ये आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कट अप, डन इन, डन आउट, रन आउट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आफ्टर द मैराथन सम ऑफ द कम्पिटिटर्स फेल्ट कम्प्लीटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी डन इन। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां नंबर। आठवां नंबर यहाँ पर दिया गया है स्केर्सली ब्लैंक स्पेस द टीचर इंटर द क्लास व्हेन ही हर्ड द नॉइज। तो बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट होगा। तो ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर डिड, हैज, हैड, विल हैव। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी स्कर्सली हैड द टीचर इंटर द क्लास व्हेन ही हर्ड द नॉइज।
इसके बाद यहाँ पर 9 से 12 तक का डायरेक्शन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड या फिर वर्ड्स फॉलोड बाय 4 वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो आपको अपोजिट इन मीनिंग बताना है, यानी एंटोनिम्स बताना है। 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है, इट वाज ए मिस्ट्री वाज टू वेयर द यंग गर्ल। तो 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है, इट वाज ए मिस्ट्री एज टू वेयर द यंग गर्ल हैड एक्वायर्ड सच ए नेव बिलीफ। तो आपको नेव का यहाँ पर बताना है अपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनिम्स बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है क्रेडुलस, दूसरा है चाइल्ड लाइक, और तीसरा है वाइज, और चौथा है इनोसेंट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी वाइज। नेव का अपोजिट इन मीनिंग हो जाएगा वाइज। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर दिया गया है, इट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट सुइटेबल फॉर कैंसर। यहाँ पर सुइटेबल का अपोजिट इन मीनिंग बताना है। ऑप्शन दिया गया इनसफिशिएंट, इम्पर्टिनेंट, बिफिटिंग, कॉन्जीनियल। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इनसफिशिएंट। अगला प्रश्न है 11 नंबर। सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स विच दे हैड टू पुट अप वेयर वेरी अनफेयर। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। क्रिटिसिज्म का अपोजिट इन मीनिंग बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया स्कोल्ड, स्कॉर्न, अप्रिशिएशन, सेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3, यानी अप्रिशिएशन। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर यहाँ पर दिया गया है, आई वुड बेग ऑफ ऑल फ्रेंड्स नॉट टू रश टू बिरला हाउस नॉट ट्राई टू डिसर्ड मी और बी एंग्जियस अबाउट मी। तो बताइए एंग्जियस का अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन दिया गया सर्टेन, कंपोज, केयरलेस, हीडलेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एंग्जियस का अपोजिट इन मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कंपोज्ड। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो अब यहाँ पर 13 से लेकर के 16 तक यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि एरर फाइंड करना है सेंटेंस में। तो बताना है कि किस पार्ट में एरर है। देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है, द लेटर हैज़ बीन रिटन, आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग सेंटेंस एट वंस, नो एरर। तो बताना है कि किस पार्ट में एरर है यहाँ पर 13 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, यानी 3rd पार्ट में एरर है। इट बीइंग सेंट के जगह पर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सेंडिंग। ठीक है, यहाँ पर सेंडिंग होना चाहिए। अगला हम प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर यहाँ पर दिया गया है, आई एम ट्राइड ऑफ माई बॉयज सेड द मदर बोथ ऑफ देम कीप क्वेरलिंग ऑल द टाइम, राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वेरलिंग विद वन अनदर, नो एरर। तो बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, किस पार्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पार्ट 3 में एरर है। यहाँ पर होना चाहिए वन अनदर की जगह पर ईच अदर होना चाहिए। ठीक है, वन अनदर की जगह पर क्या होनी चाहिए, ईच अदर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। सरली वांट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट, नो एरर। तो अब आपको बताना है किस पार्ट में एरर है 15 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पार्ट 3 में एरर है। टुडे नाइट की जगह पर क्या होनी चाहिए, टू नाइट होना चाहिए। ठीक है, टू नाइट। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ पर दिया गया है, द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न नॉट टू कैरी स्टिक्स, स्टोन और फूड इनसाइड एंड नॉट टू टीज एनिमल्स, नो एरर। तो बताइए किस पार्ट में एरर है। 16 नंबर को बताना है किस पार्ट में एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पार्ट 1 में एरर है। विजिटर्स का जो अपोस्ट्रोफी एस दिया गया है उसके जगह पर विजिटर्स होना चाहिए, यानी सिंपली विजिटर्स होना चाहिए। आर के बाद एस लगा होना चाहिए अपोस्ट्रोफी एस की जगह पर। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। अब 17 नंबर यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया 17 से लेकर के 20 तक। गिवन बिलो आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव मीनिंग टू ईच, चूज द रिस्पॉन्स 1, 2, 3 और 4 विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। आपको इडियम्स एंड फ्रेज का मीनिंग बताना है। तो 17 नंबर दिया गया है फॉलो सूट। तो आपको फॉलो सूट का मीनिंग बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है फॉलोइंग समवन, सूटिंग टू समवन, डूइंग द सेम एज द समवन एल्स हैज जस्ट डन, एंड फोर्थ दिया है डूइंग द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक। तो बताइए क्या करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन।
तो अब यहाँ पर 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर यहाँ पर दिया गया है क्लोज सेव। क्लोज सेव का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन दिया गया है सेविंग वेरी क्लोजली, सेकंड दिया गया है मिरेकुलस एस्केप, थर्ड दिया गया सेविंग समवन फ्रॉम डेंजर एंड फोर्थ है इजी एस्केप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी मिरेकुलस एस्केप। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर दिया गया है एट द क्रॉस रोड। आपको एट द क्रॉस रोड का मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं एट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन, एट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ जर्नी, फिर उसके बाद दिया गया एट द इम्पोर्टेंट रोड ऑफ जर्नी, और फोर्थ दिया गया एट एन इम्पोर्टेंट स्टेज और डिसीजन। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। एट द क्रॉस रोड का मीनिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन। एट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ अ डिसीजन। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर यहाँ पर दिया गया है ए पेयर ऑफ विजडम। ए पेयर ऑफ विजडम का यहाँ पर मीनिंग बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया ए वाइज मैन, एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ ऑर्डर, एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ पेयर, एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। तो बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। तो यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन पार्ट ए खत्म हो गया। अब हम लोग पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में यहाँ पर दिया गया है 21 नंबर की बुडापेस्ट कन्वेंशन संबंधित है। आपको बताना है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए गए और आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला दिया गया साइबर सुरक्षा में वृद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से। दूसरा दिया गया है यह आपदा प्रबंधन के लिए एक सामान्य कोड विकसित करने पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और अगला दिया गया है सौर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी साइबर सुरक्षा में वृद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बुडापेस्ट कन्वेंशन संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय NRTU कहाँ स्थापित किया गया है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं वाराणसी, वडोदरा, दिल्ली, बंगलौर। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी वडोदरा में NRTU स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। अब 23 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विश्व बैंक समूह संगठनों में से किसको स्थापित किया गया था। तो बताना है निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विश्व बैंक समूह संगठनों में से किसको स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, और दूसरा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और यहाँ पर दिया गया बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और चौथा दिया गया है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक समूह संगठनों में से किसको स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मांग में लोच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो बताइए मांग में लोच के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया यह मात्रा और मांग का अनुपात है, यह कीमत में बदलाव होने पर मांग होने पर प्रदर्शित करता है, और यह वस्तु की मांग पर कीमत में परिवर्तन होने वाले प्रभाव को दिखाता है, और चौथा दिया गया है यह मांग और कीमत के बीच संबंध को दिखाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर यानी यह मात्रा और मांग का अनुपात है मांग में लोच। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि YH मालेगाम समिति का संबंध किससे है। तो बताइए YH मालेगाम समिति का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन दिया गया है कौशल विकास योजनाओं के पुनर्गठन से। दूसरा ऑप्शन दिया गया है खराब ऋण में वर्गीकरण से संबंधित मुद्दों के पूरे तालमेल को देखने से, और तीसरा दिया गया वित्तीय अनुशासन रोड मैप तैयार करने से, और चौथा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी खराब रीढ़ में वर्गीकरण से संबंधित मुद्दों के पूरे तालमेल को देखने से YH मालेगाम समिति का संबंध है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तालानुआ वार्ता किससे संबंधित है। तो बताइए तालानुआ वार्ता किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर जलवायु परिवर्तन वार्ता और ढांचे से। दूसरा दिया गया यरूशलेम में एक पक्षीय
इजरायली कार्रवाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव से। और तीसरा दिया गया है 2020 के बाद एक विश्व स्तर पर सहमत आपदा प्रबंधन ढांचा लागू किया जाएगा। या फिर चौथा दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तलानोआ वार्ता जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जलवायु परिवर्तन वार्ता और ढांचे से। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर दिया गया है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है विश्व आर्थिक मंच, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। अब 28 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संदर्भ में कंबला शब्द का क्या अर्थ है। बताना है कंबला शब्द का क्या अर्थ है भारतीय संदर्भ में। पहला ऑप्शन दिया गया एक वार्षिक बैलों की दौड़ प्रतियोगिता रेस, दूसरा दिया गया स्वेच्छा से जीवन त्यागने के जैन परंपरा, और तीसरा दिया गया धार्मिक स्थानों से लड़कियों को दूर रखने की एक मुस्लिम परंपरागत परंपरा, और चौथा दिया गया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एक वार्षिक बैलों की दौड़ प्रतियोगिता रेस, जो कि कंबला शब्द का अर्थ है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि पनामा रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी यह बीमारी फसलों को खराब कर देने वाली मृदा से पैदा हुई कवक के कारण एक बीमारी है, पनामा रोग। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर दिया गया कि संगराई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बताना है संगराई नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 यानी त्रिपुरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है 31 नंबर की मसाला बांड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो बताना है मसाला बांड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिए गए गुजरात, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी केरल बन गया है मसाला बांड जारी करने वाला देश का पहला राज्य। अगला प्रश्न है 32 नंबर की चूना पत्थर क्या है। तो बताना है कि चूना पत्थर क्या है दिए गए ऑप्शनों में से, तो आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी यह पानी में डालते ही तेजी से उसमें घुल जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है यहाँ पर 33 नंबर। एक विद्युत कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो आपको बताना है कितनी होती है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन दिया गया हमेशा शून्य होता है, हमेशा अधिकतम होता है, हमेशा न्यूनतम होता है, या फिर बल की विद्युत लाइनों की शक्ति के आधार पर हमेशा परिवर्तनीय होता है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमेशा शून्य होता है। ये आपको याद रखना है, एक विद्युत कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिसीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो बताना है कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रवाह का उत्पादन के लिए, बिजली के शुल्कों के उत्पादन के लिए, वायु प्रदूषण की जांच करने में, विद्युत उपकरण के कामकाज के लिए, आवश्यक विद्युत क्षमता का उत्पादन करने में। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी वायु प्रदूषण की जांच करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिसीटर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर पर। 35 नंबर दिया गया है कि समय के साथ स्थिर जल जलाशय में एल्गी यानी शैवाल के प्रस्फुटित होना क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया यूट्रोफिकेशन है, बीओडी का निर्माण, या फिर जलीय आवास की बर्बादी, या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी यानी यूट्रोफिकेशन, बीओडी का निर्माण और जलीय आवास की बर्बादी, ये सब है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील और अन्य अच्छी गुणवत्ता वाले खाना पकाने वाले बर्तन में तांबे की प्लेट लगी होती है क्योंकि। तो आपको बताना है तांबे की प्लेट क्यों लगी होती है। ऑप्शन दिया गया इसकी उपस्थिति उन्हें संभालने के लिए उन्हें थोड़ी भारी बनाता है, और उसके बाद दूसरा दिया गया रसोई घर में उनका उपयोग करते समय अच्छा लगता है, और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया तांबा उष्मा का एक बेहतर सुचालक है इसलिए यह खाना पकाने की प्रक्रिया को गति देता है, और चौथा दिया गया तांबा एक गैर संरक्षक धातु है। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तांबे की प्लेट इसलिए लगी होती है क्योंकि तांबा जो होता है वो उष्मा का एक बेहतर सुचालक होता है, इसलिए यह खाना पकाने की प्रक्रिया को गति देता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर की स्वचालित वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है।
ऑप्शन दिया गया किस सिद्धांत पर यहाँ पर काम करता है, तो टॉरिसली सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर पास्कल का सिद्धांत। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस पर काम करता है, तो पास्कल का सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न 38 नंबर, कमिंग राउंड द माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है विक्रम सेठ, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत या फिर राजीव कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी रस्किन बॉन्ड जो है वो कमिंग राउंड द माउंटेन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर दिया गया कि आम और पपीता जैसे पीले रंग के फल कैरोटीन के समृद्ध स्रोत होते हैं जिन्हें रेटिनॉल में प्रयोग किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। मानव में विटामिन ए निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है, ये आपको बताने हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिया गया है पहला रेटिना की कोशिकाओं, हेपेटिक कोशिकाएं या फिर ऑप्टिक तंत्र कोशिकाओं या फिर पेट की गोबलेट कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी हेपेटिक कोशिकाएं के लिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न 40 नंबर दिया गया है कि बायोगैस संयंत्र डाइजेस्टर टैंक में बायोगैस के उत्पादन में शामिल जीवाणु किस समूह के होते हैं। पहला दिया गया क्लोस्ट्रीडियम, मिथेनोजन और राइजोबियम स्ट्रेप्टोकोकस। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी मिथेनोजेन। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर की एक दूध वाला दूध में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाता है, इससे दूध के पीएच में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताना है यहाँ पर पीएच वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन दिया गया प्रबल क्षारीय हो जाएगा, दुर्बल क्षारीय हो जाएगा या फिर प्रबल अम्लीय हो जाएगा या फिर दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी दुर्बल क्षारीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर दिया गया कि जब 2-3 घंटे की अवधि के लिए पानी में सूखे किशमिश को डाला जाता है तो वो फूल जाता है, वे पहले पानी किस कारण सोखते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। पहला दिया गया है एम्बिबिशन, प्रसार, ऑस्मोसिस या फिर प्लाज्मोलिसिस से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बिबिशन से, यानी वे पहली बार एम्बिबिशन के कारण पानी प्राप्त करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर दिया गया है, मस्तिष्क का एक हिस्सा जो श्वास और निकास के दौरान सांस लेने की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो बताइए यहाँ पर वह हिस्सा कौन सा है। पहला दिया गया मस्तिष्क, दूसरा दिया गया है मेडुला ओब्लागेंटम और तीसरा दिया गया सेरिबेलम और चौथा दिया गया थैलमस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी मेडुला ओब्लागेटम। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर की एक सिद्धांत जो इलेक्ट्रोलाइट की समतुल्य विद्युत चालकता का वर्णन करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा सिद्धांत है। तो दिया गया ऑप्शन राउल्ट का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत, फैराडे का सिद्धांत या फिर कोहलराउंस का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कोहलराउंस का सिद्धांत। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर दिया गया है कि एक आदर्श तरल पदार्थ की विशेषता क्या है। पहला दिया गया गैर चिपचिपा, असंपीडन, यह एक सीधी रेखा में बहती है या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त में से सभी विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। अब 46 नंबर यहाँ पर दिया गया कि पर्यावरण के प्राकृतिक क्लीनर में शामिल हैं। ऑप्शन दिया गया लाइकेन, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफिटिक कवक या फिर 2 और 3 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 2 और 3 दोनों ही शामिल हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर दिया गया कि यदि एक रेफ्रिजरेटर रखने वाले कमरे में कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और कुछ समय के लिए रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दिया जाता है तो कमरे में अंदर का तापमान होगा। तो बताना है अंदर का तापमान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना PMBJP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा दिया गया है इस योजना के तहत सरकार ने लोगों को जेनेरिक दवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इस योजना के तहत सरकार ने लोगों को जेनेरिक दवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर दिया गया कि वह शहर जहाँ देश का प्रथम हाथी समर्थित विशेष अस्पताल खोला गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए जयपुर, मथुरा, कन्नूर, मदुरई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मथुरा में।
अगला प्रश्न 50 नंबर है, कैटलोनिया अपनी स्वतंत्रता पुनर्वितरण के लिए समाचार में था, यह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है यूक्रेन, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर। कैटलोनिया अपनी स्वतंत्रता पुनर्वितरण के लिए समाचार में था, यह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी स्पेन में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 51 नंबर दिया गया है, HTML में फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस कंट्रोल के सेट को निर्दिष्ट करता है जो आपस में जुड़े होते हैं, ताकि एक समय पर प्रत्येक सेट में से एक रेडियो बटन का चयन किया जा सके। तो बताना है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 यानी टाइप बराबर यहाँ पर रेडियो, ये वाला है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर दिया गया कि HTML में किस टैग का प्रयोग सूची में डिस्प्ले की गई प्रत्येक मद को विनिर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन की सहायता से इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन। अगला प्रश्न 53 नंबर दिया गया है कि पवित्र ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पर पवित्र ग्रुप्स के बारे में क्या दिया गया है कथन। पहला कथन है यह एक प्रकृति पूजा है, जो एक पुरानी धारणा है कि प्रकृति की सभी रचनाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा दिया गया है यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मान्यता प्राप्त है। तो बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों, यानी दोनों ही कथन पवित्र ग्रुप्स के बारे में सही है। अगला प्रश्न 54 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मूल्यह्रास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस समय पर लागू होती है। तो पहला दिया गया मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, मुद्रा। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो मूल्यह्रास जो है उसकी अवधारणा सभी पर लागू होती है, यानी ये मानव पूंजी, भौतिक पूंजी और मुद्रा सभी पर लागू होती हैं। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 55 नंबर दिया गया है कि 1893 से 94 में न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में किसने उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी। पहला ऑप्शन दिया गया बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार और अरविंदो घोष। तो बताइए किसने आलोचना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अरविंदो घोष ने की थी। अगला प्रश्न 56 नंबर दिया गया है कि पक्के बाग रिजर्व कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आप लोग को बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अरुणाचल प्रदेश में पक्के बाग रिजर्व, टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है 57 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा बादल तीव्र वर्षा का कारण बनता है। तो बताना है कौन सा बादल तीव्र वर्षा का कारण बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न 58 नंबर दिया गया है कि वह भारतीय शहर जहाँ नाबार्ड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन दिया गया मुंबई, कानपुर, नई दिल्ली और लखनऊ। तो बताइए मुंबई, कानपुर और नई दिल्ली, लखनऊ में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी लखनऊ। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 59 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर लोकसभा में लंबित एक बिल सदन के 17वें अवसान पर समाप्त हो जाता है। दूसरा दिया गया है कि राज्यसभा में लंबित बिल जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 नंबर ही सही है, यानी यहाँ पर जो कथन 2 दिया गया है वही केवल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर यहाँ पर दिया गया है। 60 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयात संरक्षण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बताइए आयात संरक्षण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है। तो दिए गए ऑप्शनों में से बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया यह देश के सकल घरेलू उत्पाद के आयात के मूल्य का अनुपात है। दूसरा दिया गया है यह एक वर्ष में एक देश के आयात का कुल मूल्य है। तीसरा दिया गया यह निर्यात के मूल्य और 2 देशों के बीच आयात के बीच का अनुपात है। और चौथा यहाँ पर दिया गया यह आयात के महीनों की संख्या है जिसे देश के अंतर्राष्ट्रीय भंडार द्वारा भुगतान किया जा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। आयात संरक्षण शब्द का अच्छा वर्णन कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी यह आयात के महीनों की संख्या है जिसे देश के अंतर्राष्ट्रीय भंडार द्वारा भुगतान किया जा सकता है।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया है कि सीमाओं के बिना डॉक्टर्स यानी मेडिकल सांस फ्रंटियरिक्स क्या है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रभाग है, एक गैर सरकारी संगठन है, या फिर यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित अंतर सरकारी एजेंसी, या संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो इन चारों ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी एक गैर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आधुनिक रूप से निर्मित है। तो बताइए सबसे आधुनिक रूप से कौन सा निर्मित है। पहला ऑप्शन दिया गया भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, दूसरा है धौली में रॉक कट हाथी, तीसरा है महाबलीपुरम में रॉक कट स्मारक, और चौथा है उदयगिरी में वराह छवि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी धौली में रॉक कट हाथी, जो कि सबसे आधुनिक रूप में निर्मित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। अब 63 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हवाओं का विपरीत दिशा में बहना किसकी एक सामान्य विशेषता है। तो बताइए किसकी एक सामान्य विशेषता है हवाओं का विपरीत दिशा में बहना। पहला दिया गया इक्वेटोरियल जलवायु, दूसरा है भूमध्य जलवायु, तीसरा है मानसून जलवायु, और चौथा है उपर्युक्त सभी मौसम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी मानसून जलवायु की। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री उनके नियुक्ति के समय, आपको आगे यहाँ पर कंप्लीट करना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो भारत के प्रधानमंत्री उनके नियुक्ति के समय, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, उनकी नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि संसद के सदनों से किसी का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर दोनों सदनों में से एक का सदस्य बन जाना चाहिए। ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना, या फिर विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों से जानकारी इकट्ठा करने हेतु, या तीसरा दिया गया अनुदान के लिए मांग में विशिष्ट राशि में कमी की अनुमति देने हेतु, और चौथा दिया गया कि कुछ सदस्यों के हिस्से में अनुचित या हिंसक व्यवहार की जांच करने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। तो बताइए यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना। अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया है। 66 नंबर दिया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए किन निर्देशों को 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया मौलिक अधिकार, दूसरा है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार, और चौथा है भारत सरकार के कारोबार का संचालन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 67 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं है ये बताना है। पहला यहाँ पर दिया गया कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को उन मानदंडों पर निर्धारित करना होता है जिन पर यह आधारित है। दूसरा दिया गया है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के मामले में नियमों में स्वीकार्यता का कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है। तीसरा दिया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव एक बार सदन में आने के बाद उस पर 10 दिनों के भीतर निर्णय ले लिया जाना चाहिए। इसी तरीके से चौथा दिया गया है कि राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने का अधिकार नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है कथन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को उन मानदंडों पर निर्धारित करना होता है जिन पर यह आधारित है। ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ऑप्शन 1 दिया गया राष्ट्रपति, दूसरा दिया गया कानून आयोग, तीसरा दिया गया लोकसभा के अध्यक्ष, और चौथा दिया गया चुनाव आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है 69 नंबर की अरबी दास निम्नलिखित में से किसका सिंक्रोनाइज व्यवहार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जैतून रीडले कछुए का घोंसला। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जीवित स्थिति प्राप्त करने वाली दुनिया में पहली नदी बन गई। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। पहला दिया गया गंगा नदी, अमेजन नदी, नील नदी, या फिर वांगनोई नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवित स्थिति प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली नदी वांगनोई नदी बन गई है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि PMGDISHA के बारे में कथन पर विचार करें।
पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMGDISHA का उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाना है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय सहयोग में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की समग्र निगरानी के तहत किया जाएगा। तो बताना है कि कौन सा कथन इनमें से करेक्ट है। तो बताइए पहला और दूसरा में से कौन सा कथन सही है PMGDISHA के संबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर दिया गया है कि कलकत्ता में क्रांतिकारी आतंकवादी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है अश्विनी कुमार दत्त, दूसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा है प्रफुल्ला चंद्रा और चौथा है प्रमाता मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 73 नंबर दिया गया है कि आवास थर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पहला वाक्य यहाँ पर दिया गया है कि यह न्यू शहरी एजेंडा के लिए एक नीति दस्तावेज है और शहरों के निर्माण, प्रबंधन और निवास के तरीके के लिए वैश्विक मानकों की स्थापना है। दूसरा कथन दिया गया है कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं है। और तीसरा दिया गया है इसे आवास और सतत शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो बताना है कि उपर्युक्त कौन सा वाक्य सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सभी के सभी सही हैं। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही कथन हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर। इसका अगला प्रश्न दिया गया 74 नंबर की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस सदस्य को राज्यसभा में नामित किया जाता है। पहला यहाँ पर है एंग्लो इंडियंस, दूसरा है सामाजिक सेवा, तीसरा है खेल। तो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड और थर्ड यानी 2 और 3 ही केवल सही हैं जिसे सदस्य को राज्यसभा में नामित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न 75 नंबर दिया गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और नीचे की ओर तीर के निशान वाली कुंजी को दबाकर स्प्रेडशीट में कहाँ जाया जा सकता है। तो बताना है आपको कहाँ जाया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं कॉलम के अंत में, पंक्ति के अंत में, या फिर एक सेल बाएं या फिर एक सेल दाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कॉलम के अंत में जाया जा सकता है। अगला प्रश्न 76 नंबर की ओर देखते हैं। अब 76 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संयुक्त प्रबंधन परिषद का गठन हेतु किसी औद्योगिक प्रतिष्ठानों कितने कामगारों की नियुक्ति की शर्त रखी गई है। तो बताना है किसी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कितने कामगारों की नियुक्ति की शर्तें रखी गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 500। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर दिया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में हड़तालों और तालाबंदी के निषेध के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। पहला यहाँ पर कथन दिया गया है कि हड़ताली से पहले 6 हफ्तों के भीतर हड़ताल के नियोक्ता नोटिस को देने के बिना या ऐसी सूचना देने के 14 दिनों के भीतर या फिर पूर्वोक्त रूप में किसी भी तरह के नोटिस में निर्दिष्ट हड़ताल की तिथि की समाप्ति से पहले या फिर उपर्युक्त सभी। तो बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त में से सभी सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 78 नंबर दिया गया कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि इसके तहत महिला कर्मचारियों के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है इसके तहत 2 या 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाएं 6 हफ्ते के मातृत्व अवकाश के लिए अधिकृत हैं। तो अब बताना है कि कौन सा कथन दिए गए हैं वो सही है। तो इनमें से मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में पहला कथन सही है यानी इसके तहत महिला कर्मचारियों के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कोई भी मालिक किसी भी मजदूर को लिंग के आधार पर एक ही काम या समान प्रकृति के लिए एक समान मजदूरी या वेतन भुगतान करेगा। दूसरा दिया गया कि किसी भी व्यक्ति समान प्रकृति के कार्य की भर्ती के दौरान पुरुष व महिला में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर जो दिया गया है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर दिया गया है कि किस वाद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि पक्षकारों के बीच हुए करार के फलस्वरूप देय विशेष भत्ता मजदूरी नहीं है। तो बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर। पहला दिया गया है मेसर्स ब्रिज एंड रूपस कंपनी बनाम बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा दिया गया है जितेंद्र कुमार बनाम जवाहर मिल। और तीसरा दिया गया है रोहित शेट्टी बनाम मारुति सुजुकी। और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मेसर्स ब्रिज एंड रूपस कंपनी बनाम बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। अब 81 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंजीकृत ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला यहाँ पर कथन दिया गया कि इस निधि को अधिनियम में विनिर्दिष्टन के अलावा किसी अन्य वस्तुओं पर खर्च नहीं किया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है बी नंबर की श्रम संघ अंशदान से अपने सदस्यों के सामाजिक और राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए अलग निधि का गठन भी कर सकता है। तो बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो बताइए इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है पंजीकृत ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि के संबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न तो ए और न ही बी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चुनाव करें। आपको असत्य कथन का चुनाव करना है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में। पहला कथन दिया गया कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति कर्मचारी भविष्य निधि का उपयोग उपकरणों को खरीदने के लिए कर सकता है। उसके बाद दूसरा दिया गया है नौकरी बदलने के पश्चात भविष्य निधि खाते की राशि निकालना तभी वैध माना जाएगा जब कम से कम 2 महीने तक कर्मचारी को कोई नौकरी नहीं मिली हो। और तीसरा यहाँ पर दिया गया है कर्मचारी भविष्य निधि का मुख्य उद्देश्य छोटी अवधि के लिए निवेश करना है। और चौथा दिया गया है कि इसके अंतर्गत कर्मचारी के निधन के पश्चात खाते की राशि उसके परिवार के सदस्यों को दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कर्मचारी भविष्य निधि का मुख्य उद्देश्य छोटी अवधि के लिए निवेश करना, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत में श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी से संबंधित प्रयास किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचम पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत में त्रिदलीय गोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया इसका आयोजन 1958 में किया गया था। दूसरा दिया गया इस गोष्ठी ने संयुक्त प्रबंध परिषद के गठन के विषय में सिफारिशें की थी। अब बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर दिया गया कि इनमें से कौन सी संस्था का गठन श्रमिकों की सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला दिया गया शॉप स्तर कमेटी, विभागीय कमेटी, तीसरा है कारखाना स्तर कमेटी और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न 86 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय मजदूर आंदोलन पर रूस में हुई 1918 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति का प्रभाव माना जाता है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है वीपी वाडिया ने भारत में आधुनिक श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की। दूसरा दिया गया 1926 ईस्वी में श्रमिक संघ अधिनियम पारित किया गया। और इसके बाद तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है 1920 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC में तत्कालीन लगभग 64 श्रमिक संघ शामिल हो गए। और चौथा दिया गया उपर्युक्त सभी। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त सभी के सभी सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 87 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय श्रम आंदोलन में साम्यवादी प्रभाव के रूप में रेखांकित किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी देश में हड़तालों का नया दौरा शुरू हो गया था जिसे साम्यवादी प्रभाव के रूप में रेखांकित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया कि भारत में साम्यवादी भारतीय श्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो यहाँ पर पहला कथन दिया गया, भारतीय साम्यवादी दल ने प्रारंभ से ही ब्रिटिश शासन को मदद किया। और दूसरा दिया गया, उन्होंने सन 1942 में गांधी जी द्वारा छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया। तो बताइए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी केवल बी यहाँ पर सही है। यानी उन्होंने सन 1942 में गांधी जी द्वारा छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया। इसका अगला प्रश्न 89 नंबर दिया गया है कि हाल ही में सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया श्रम सुविधा पोर्टल के तहत किन कानूनों की शुरुआत की गई? पहला कानून दिया गया है भवन और अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार और सेवा की स्थिति का विनियमन अधिनियम 1996। और दूसरा दिया गया अंतर राज्य प्रवासी कामगार यानी रोजगार और सेवा की शर्तें अधिनियम 1979। और तीसरा दिया गया है अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970। तो और यहाँ पर चौथा दिया गया उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको बताना है कि इन कानूनों की शुरुआत की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त सभी कानूनों की शुरुआत की गई है श्रम सुविधा पोर्टल के तहत। इसका अगला प्रश्न दिया गया है 90 नंबर दिया गया कि स्टार्टअप इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2016 को नवाचारों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए की थी। दूसरा दिया गया कि इसका उद्देश्य देश में आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करना और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। और यहाँ पर अब बताना है कि कौन सा कथन दिए गए हैं वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भारत सरकार ने 2019 में असंगठित श्रमिकों की बुढ़ापे में सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए 2 पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन PMSYM की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की गई हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 92 नंबर दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। यहाँ पर असत्य नहीं बल्कि सत्य कथन का चुनाव करना है। तो बताइए इसमें से सत्य कथन कौन सा है? पहला दिया गया यह उन असंगठित श्रमिकों के लिए है जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। दूसरा दिया गया इस योजना में शामिल होने की न्यूनतम उम्र 18 जबकि अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। तीसरा दिया गया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 3,000 रुपये की मासिक सुनिश्चित की गई है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सभी के सभी जो कथन है वो सत्य हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर यहाँ पर दिया गया कि हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है व्यापारी, दूसरा है दुकानदार, तीसरा है स्वनियोजित व्यक्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका अगला प्रश्न 94 नंबर दिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चुनाव करें। पहला यहाँ पर दिया गया कि यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। दूसरा दिया गया कि 18 से 40 वर्षों की आयु वाले व्यापारी सालाना टर्नओवर के साथ जो 1.5 करोड़ रुपये, यहाँ पर 115 नहीं 1.5 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो। और तीसरा दिया गया कि इस योजना के तहत संपूर्ण योगदान केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। और चौथा दिया गया कि 60 वर्ष की आयु के बाद सब्सक्राइबर न्यूनतम 3,000 रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन के लिए पात्र है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3rd, यानी इस योजना के तहत संपूर्ण योगदान केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। ये बात जो है ये कथन असत्य है, ठीक है, सही नहीं है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 95 नंबर दिया गया कि केंद्रीय भविष्य निधि के तहत EPF सदस्य के खाते में जमा राशि पर ब्याज की दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा, दूसरा दिया गया केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, तीसरा दिया गया केंद्रीय श्रम ब्यूरो द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न 96 नंबर देखते हैं। किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त होता है। पहला दिया गया लाभ हानि में बराबर हिस्सा, दूसरा है पूंजी पर 12% ब्याज, तीसरा है ऋण पर 18% ब्याज और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी लाभ हानि में बराबर हिस्सा प्राप्त होता है।
इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया कि सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो यहाँ पर पी नंबर का हो जाएगा दूसरा, यानी साझेदार का ऋण 6% ब्याज, और क्यू का यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, और आर का हो जाएगा व्यवसाय में हानि लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, और चौथा का यहाँ पर एस का हो जाएगा पुनर्मूल्यन खाता यानी लाभ हानि समायोजन खाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पी का दूसरा, क्यू का तीसरा, आर का पहला और एस का चौथा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 98 नंबर दिया गया है कि खातों का संबंध आय व्यय लाभ और हानि से है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी नाम मात्र खाता कहते हैं। अगला प्रश्न 99 नंबर दिया गया है, ए और बी साझेदार हैं, ए की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से अगला प्रश्न 100 नंबर देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 100 नंबर दिया गया है कि एक सामान्य व्यवसाय के लिए एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या होती है। तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 2 एवं 20। न्यूनतम संख्या 2 है और अधिकतम संख्या 20 है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 101 नंबर दिया गया है कि एक व्यवसायी प्रारंभिक स्टॉक को लागत से 10% अधिक पर मूल्यांकन करता है। यदि प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य 27,500 रुपये लिखा गया है तो उसकी लागत होगी। तो बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, उसकी लागत क्या होगी। पहला ऑप्शन है 30,000, दूसरा है 54,750, और तीसरा है 25,000 और चौथा है 22,500। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करके इसका हल निकाल सकते हैं आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 25,000 आना चाहिए। आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 102 नंबर देखते हैं। 102 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि लेखांकन का मूल सिद्धांत लेने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट लागू होता है। तो बताना है कहाँ किस खाते में लागू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी व्यक्तिगत खाते में लागू होता है। इसके बाद अगला प्रश्न 103 नंबर दिया गया है कि यदि चालू अनुपात 2.4:1 का है और चालू दायित्व ₹20,000 है तो चालू संपत्ति का राशि क्या होगी। पहला ऑप्शन है 44,000, दूसरा है 48,000, तीसरा है 50,000 और चौथा है 8,333। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसको हल कीजिए वीडियो को पॉज करके और उसके बाद उत्तर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 48,000। अगला प्रश्न देखते हैं 104 नंबर। 104 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, नॉर्मल वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है। तो बताना है कौन विकल्प उपलब्ध कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी व्यू बटन्स। अगला प्रश्न देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और दाईं ओर तीर के निशान वाली कुंजी दबाकर स्प्रेडशीट में कहाँ जाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी पंक्ति के अंत में जाया जा सकता है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 106 नंबर दिया गया है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह उसे 20% की छूट पर बेचता है। तो इस बिक्री में उसे क्या होगा, लाभ होगा या फिर हानि होगा। तो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 4% की हानि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं 107 नंबर। 107 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अनिल ने 25,000 रुपये के निवेश से व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद विशाल व्यापार में शामिल हुआ और 30,000 रुपये की पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ में अनिल का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इसका हल कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, यानी 10,000 रुपये, जो कि अनिल का हिस्सा होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 108 नंबर दिया गया है कि रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं, फिर अगले घंटे में 10% घटती है और अगले घंटे में स्थिर रहती हैं, और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थीं तो 6 घंटों के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या ज्ञात करें। तो 6 घंटे बाद यहाँ पर अनुमानित संख्या ज्ञात करना है लाल रक्त कोशिकाओं की।
तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 48,025 हो जाएंगी 6 घंटों के बाद। आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न 109 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटा 30 मिनट में पूरा करता है। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करेगा उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करता है। धारा की बहाव दर ज्ञात करें। आपको धारा का बहाव दर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपना चेक कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके अपना हल कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न यहाँ पर 110 नंबर दिया गया है। कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन में एक आदमी कार्य करता है और दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है। तीसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल होता है और जब तक कार्य पूरा नहीं होता यह प्रक्रिया चलती रहती है। कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन दिए गए 8 दिन लगेगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया 9 दिन, तीसरा दिया गया 10 दिन और चौथा दिया गया है 11 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 10 दिन लगभग लगेंगे कार्य को पूरा होने में। आप लोग अपना चेक कर सकते हैं आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 111 नंबर दिया गया कि एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियाँ 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत बाट का प्रयोग करता है जो वास्तविक बाट से 10% कम निकलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, हल कीजिए इस वीडियो को पॉज करके। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 33.33%। यहाँ पर लाभ प्रतिशत जो होगा वो 33.33% आएगा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 112 नंबर दिया गया है। एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है। यदि महिलाओं की संख्या 5% और पुरुषों की संख्या 7.5% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान में महिलाओं की संख्या 3000 है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसको उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 9600, 9200, 10500 और 9540। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 9600। अगला प्रश्न है 113 नंबर। 2800 रुपये एक धनराशि इस तरह से दो भागों में बढ़ती है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है। यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से दिया गया और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से दिया गया तो दोनों भाग ज्ञात करें। तो आपको क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है और इसका उत्तर देना है हल करके। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 1800 रुपये और 1000 रुपये, 1600 रुपये और 1200 रुपये, 1400 रुपये और 1400 रुपये और चौथा यहाँ पर दिया गया 1300 रुपये और 1500 रुपये। तो बताना है दोनों भाग यहाँ पर कौन कौन से होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 1600 रुपये और 1200 रुपये। ये आपको याद रखना है, अपना चेक कर लीजिएगा इसी तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 1600 रुपये और 1200 रुपये। ये करेक्ट हो जाएगा, अपना यहाँ पर चेक कर सकते हैं हल करके। इसका अगला प्रश्न 114 नंबर दिया गया कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो जल्दी से इसका हल कीजिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यानी 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न 115 नंबर दिया गया है। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। बिंदु O भुजा BC पर इस प्रकार है कि BO बराबर CO है और OD रेखा AB पर लंबवत है और OE रेखा AC पर लंबवत है। यदि एंगल BOD बराबर 60 डिग्री है तो एंगल AOE की माप होगी। यानी एंगल AOE कितना डिग्री आएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ट्रायंगल ABC में AB बराबर AC दिया गया है। बिंदु O भुजा BC पर इस प्रकार है कि BO बराबर CO है और OD रेखा AB पर लंबवत है और OE रेखा AC पर लंबवत है। यदि एंगल BOD 60 डिग्री हो तो AOE का माप क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए, वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 30 डिग्री आना चाहिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 116 नंबर।
आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको हल कर सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं उत्तर। यहाँ पर 116 नंबर दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वह 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो बताना है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वह 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 3600। आप लोग इसका अपना चेक कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 117 नंबर। अब 117 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक बिल्ली एक चूहे का पीछा कर रही है। बिल्ली उत्तर दिशा में 25 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर चलती है, फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर 25 मीटर और चलती है। अंत में वह बाएं मुड़कर 55 मीटर चलती है। बिल्ली की प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है? तो बताइए प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 185 मीटर, 155 मीटर, 190 मीटर और 135 मीटर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 155 मीटर। अगला प्रश्न 118 नंबर देखते हैं। एक लड़की का परिचय कराते हुए पूनम कहती है कि वह मेरी माँ के बेटे की इकलौती बहन की बेटी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वह मेरी माँ के बेटे की इकलौती बहन की बेटी है। वह लड़की पूनम से कैसे संबंधित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4 यानी बेटी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर। 119 नंबर यहाँ पर दिया गया कि यदि एक दर्पण में एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो यहाँ पर देखिए मिरर यहाँ पर दिया गया है एमएन और इसकी आकृति का यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ये वाला। आप लोग देख सकते हैं उत्तर आकृति को पलट करके अपना चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 120 नंबर की वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ पर वर्ग दिया गया पशु, शेर और बाघ। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा जो इन सभी को दर्शाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ये वाला। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।